हाँ बेटा, कल हम लोगों ने समायोजित विक्रय मूल्य विधि वाले प्रश्न कर लिए थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस प्रश्न को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद सोच समझने के बाद उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मुझे देना है। ठीक है बेटे? देखो, लिखना मत, केवल देख लो। मैंने कहा कि टोटल सेल्स है, साल भर की टोटल सेल्स है बेटा 10,20,000 ऑफ ए ईयर। एक साल की टोटल सेल्स कितनी है? 10,20,000। ठीक है बेटा? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल करते हुए। अ सेल ऑफ ₹20,000 of an item costing ₹30,000। टोटल सेल्स जो 10,20,000 रुपये है, इसमें 20,000 रुपये की सेलिंग प्राइस एक ऐसे माल की शामिल है जिसका लागत मूल्य कितना था? मतलब अपने को प्रॉफिट नहीं हुआ बेटे, क्या हुआ? लॉस। इफ रेट ऑफ अर्निंग जीपी इज 25% ऑन सेल, यदि लाभ कमाने की दर विक्रय के किसके बराबर है? 25% के बराबर है, तो बताइए बुक्स में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया होगा, रिपोर्ट मतलब जो बुक्स में प्रॉफिट दिखाया गया होगा, वो कितने रुपए का था? छोटा सा सवाल मैंने आपको दिया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। प्रश्न को हिंदी में बोल देता हूँ। आपकी टोटल सेल्स तो कितने रुपए की है? 10,20,000। इस 10,20,000 रुपए में आपकी टोटल सेल्स 10,20,000 रुपए में 20,000 रुपए की सेलिंग प्राइस ऐसे आइटम के शामिल है जिसको कि आपने कितने में खरीदा था? 30,000। यदि मैं कहूं कि लाभ कमाने की जो दर है वो 25% है विक्रय के ऊपर, तो पुस्तकों में जो लाभ दर्शाया गया होगा वो कितना होगा? दे दूं आपको 2 मिनट? लगाओगे दिमाग? लगाओगे? लगाओ दिमाग। और आप जो भी आंसर निकाल लें वो आंसर अपने पास रखिएगा। मैं हर बच्चे से इंडिविजुअली पूछ लूंगा कि आपका आंसर कितना है। टोटल सेल्स 10,20,000 रुपए की, जिसमें 20,000 रुपए की सेलिंग प्राइस ऐसे आइटम की है जिसको 30,000 का 20,000 में बेचा गया, यानी घाटा हुआ है हमारे को 10,000 रुपए का। यदि लाभ हम 25% से कमाते हैं तो पुस्तकों में दिखाया गया प्रॉफिट कितना होगा? सॉल्व कीजिए। गलत होगा गलत कर लीजिए, ठीक होगा ठीक कर लीजिए, समझा मैं दूंगा। पहले आप दिमाग लगा दो। 2 मिनट लीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोचो आराम से। अरे क्वेश्चन तो रट गया होगा तुम लोगों को। अब कि 2 बार 3 बार बोल दिया मैं। और जो भी आप आंसर फाइनल रखे हो ना, उसको दोबारा से कोशिश करना कि देखिए तुम्हारा आंसर यही है क्या। एक बार फिर से ट्राई कर। चलिए, तो यहाँ पे आपके 2 मिनट समाप्त होते हैं। हाँ बेटे, क्या आंसर है तुम्हारा? 2,50,000। देखिए मैं आपके आंसर्स बोलते जाता हूँ और लिखते जाता हूँ। 2,50,000। हाँ बेटा, 2,50,000। आप बोलो, आपका आंसर आया नहीं? आया नहीं?
आप बोलिए 2,50,000। भाई मुझे अंदाजा रहे किस किस का आंसर क्या क्या आया था। 255। आप बोलो बेटा 2,60,000। 2,45,000। आप बोलो 250। आप बेटा 2,40,000। आप बोलिए सर 252। आप बोलो नहीं हुआ। आप बोलो सर 255। 255 ही रहा। 250 ये तो हो। हाँ जी 252 बोलो 2,60,000। 2,60,000 बोलिए 252। 240 बोलो 240 बोलिए 245। करा नहीं क्या आया नहीं करा नहीं। मुहूर्त निकालूं आपके लिए है भाई। कैसा बच्चा करा ही नहीं। हाँ बेटा 252 बोलिए 255। हाँ बेटा 250। 2,60,000। हाँ बेटा 255 गर्ल्स 2,47,500। आपका 2,60। आपका बेटा 2,45 पीछे 2,50,000। 2,50,000। हाँ बेटा 2,52,500। 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। तुम लोग का आंसर आ गया बेटा। प्रश्न एक आंसर अनेक और भला हो। अगर आपके ऑब्जेक्टिव होती अकाउंटेंसी साला ऑप्शन भी 4 ही होते ABCD और तुमने आंसर दिए 50। चलो मजाक की बात आने लगी। मैंने प्रश्न क्यों दिया, एक तो अपने को ये समझ में आया कि हम लोग जब प्रश्न को पढ़ते हैं समझते हैं तो हमारा इंटरप्रिटेशन जो है वही प्रश्न को सही या गलत बनाता है बेटा। अब जिन्होंने 250 बोला उन्होंने जो प्रश्न में जो भी सोचा होगा वो हिसाब से आंसर दिया। जिन्होंने 2,52,500 बोला, 2,45 बोला, 2,55, 2,50, सबका आंसर अलग अलग सोच के हिसाब से आया होगा बेटे। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो क्या है बेटे, गलत। क्योंकि इस प्रश्न का आंसर क्या है 2,40,000। और 2,40,000 कैसे आया बताता हूँ। पहले तो जिन्होंने 2,55 निकाला वो सोचिए। जिन्होंने भी 2,55 निकाला उन्होंने सबसे पहले हाँ ना बोल दीजिएगा। आपने 10,20,000 का सीधा सीधा 25% लगा दिया होगा। कितना आ गया 2,55,000। उन बच्चों ने सोचा बोले सर के पास समय बहुत था, सर ने फालतू में ये लाइन लिखी है, बनने दो इस लाइन को, कोई मतलब है नहीं, यही आंसर है इसका। हाथ खड़े कर जो 2,55 बोला था। अरे नालायक हो, कुछ तो सोचते इस लाइन का कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा। अच्छा जिन्होंने 2,55 के बजाय 2,45 बोला उन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कि भाई 10,000 का घाटा लगा तो भाई 2,55 प्रॉफिट था तो 10 का घाटा हुआ तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 2,45,000। ठीक ठीक दिमाग लगाया लेकिन एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या है बताता हूँ अभी। जिन्होंने 2,50,000 आंसर बोला उन्होंने दिमाग अधूरा लगाया। 10,20,000 में से पहले उन्होंने सोचा कि 20,000 रुपये की सेल्स पर तो क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट होने वाली सेल्स कितने रुपए की थी। तो इन्होंने केवल 10 लाख का 25% लगा दिया। बोले ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट तो खाली हम रखेंगे, लॉस हम पड़ोसी को देंगे। अरे जब ये प्रॉफिट अपना था तो जो 30,000 रुपये का 10,000 20,000 में माल बेचा वो घाटा भी तो हमारा ही था। समझ में आ गई 2,40,000 कैसे आया। अब इस प्रश्न को इस लाइन को पढ़िए जरा। इफ रेट ऑफ जीपी इज 25% ऑन सेल्स, यानी कि लाभ कमाने की जो दर है वो विक्रय पर कितनी है 25%। जब मैं कह रहा हूं कि मेरा टोटल सेल्स कितना रुपए का है 10 लाख टोटल सेल्स, तो चाहे घाटे वाली सेल हो और चाहे प्रॉफिट वाली सेल हो, सेल्स तो सेल होती है। क्या मैं 25% इस लाइन को पढ़ने के बावजूद भी 10,20,000 में 25% अप्लाई कर सकता हूँ क्या। मुझे पता ही चल गया कि इसमें 20,000 रुपये की सेल कौन से प्राइस की सेल है, घाटे वाली सेल। तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया होगा
वो डेफिनेटली 10 लाख वाली सेल्स पे ही कमाया होगा। इस 10 लाख का कितना परसेंट, 25% कितना आएगा, 2,50,000। अरे ये प्रॉफिट किसका है, अपना प्रॉफिट है ना। तो जो 30,000 रुपये का घाटा खाया अपन ने, 20,000 में माल बेच के 10,000 रुपये का घाटा खाया, वो 10,000 भी लॉस किसका ही था, अपना ही था ना बेटे। तो हमारी बुक्स में जो अपना प्रॉफिट आया, क्या वो 2,40,000 का आया क्या? अच्छा पहले बताओ, प्रश्न समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने इससे दो बातें सीखी कि जब भी हमारे पास टोटल सेल्स होगी और टोटल सेल्स में अगर कोई घाटे वाली सेल होगी तो उसे एबनॉर्मल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? क्योंकि एबनॉर्मल इसलिए बोला क्योंकि सामान्य तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। सामान्यतः तो अपन क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। लेकिन इस प्रश्न में एक ऐसी सेल आ गई जिसपे अपने को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। फटाफट बोलो, बात समझ में आ गई बेटा? वेरी नाइस। अब ये प्रश्न अपन ने उठाया क्यों बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 8वां देखेंगे जरा। आठवां प्रश्न देखिए, पूरा मन लगा के, ठीक है। ये प्रश्न अगर एग्जाम में आया तो अपन को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। प्रश्न देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है बेटा। अपने को इन्वेंट्री की वैल्यू कौन सी डेट को पता करनी है, 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का वैल्यू पता चाहिए, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। फिर अपने को इन्वेंट्री गिवन है 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग बैलेंस चाहिए था बेटा। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,42,500, मतलब ये इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक था। परचेज है 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस और सेल्स। सेल्स आपको गिवन है 12,45,000। सेल्स में कुछ बोला है अभी तक, तो अपन क्या मानेंगे, इसको टोटल सेल्स मानेंगे। नीचे पैराग्राफ पढ़ो बेटे, क्या लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019। बेटा 31 मार्च 2019 बोल दें या 1 अप्रैल 2019 बोल दें, एक ही बात हुई ना। 1 अप्रैल 2019 अगर ओपनिंग स्टॉक था तो पिछले साल का 31 मार्च 2019 क्लोजिंग स्टॉक था बेटे। जब ये गोदाम में गए थे और अपनी सामग्री का मूल्यांकन कर रहे थे, अ सम ऑफ ₹17,500 वॉज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है राशि कम कर देना, मूल्य कम कर देना, अपलिखित कर देना। ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर ₹50,000। एक माल जिसका लागत मूल्य कितना था बच्चा लोग, 50,000। हमको लगा कि ये माल इतने रुपए में नहीं बिक पाएगा, ये माल खराब अवस्था में है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अगर हम इसे बिकवाना चाहते हैं तो हमें इसका मूल्य क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने इसका मूल्य कितने से कम कर दिया, 17,500। अब हमारी इस वस्तु का मूल्य रह गया 32,500। फटाफट बताइए, अपन पागल हैं जो अपने इन्वेंट्री का वैल्यू कम करते रहेंगे? वैल्यू कम क्यों की जाती है? क्योंकि स्टॉक का बाजार भाव खराब हो गया होगा या वो डैमेज हो गया होगा। तो 32,500 रुपए का स्टॉक ही उस 1,42,500 में शामिल है ना बेटा। 1,42,500 तो टोटल ओपनिंग स्टॉक था। बच्चा मेरे को जवाब चाहिए होता है, क्या ये 1,42,500 टोटल ओपनिंग स्टॉक है? इसमें खराब स्टॉक 32,500 वाला है। तो यदि टोटल 1,42,500 है जिसमें 32,500 खराब था, तो नॉर्मल स्टॉक 1,10,000 का होगा। अब मैं नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ बेटे, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक को ही बेचूंगा तो ही प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। अच्छा नीचे देखो वापस से, एंड इट वॉज सोल्ड ऑफ फॉर द ईयर ₹45,000। अरे आपको 50,000 रुपये का स्टॉक कितने बेचना पड़ा, 45,000 में। घाटा लगा कि नहीं लगा? यानी कि एक तरफ तो आप क्या कमा रहे हो, घाटा। आगे लिखा है बारिंग द ट्रांजेक्शन। बारिंग का मतलब होता है अगर इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दें, रिलेटिंग टू दिस आइटम, यदि इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। लगभग मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वैसा ही एग्जाम्पल है कि नहीं बेटा। आपको टोटल सेल चालू वर्ष की कितनी गिवन है, 12,45,000, जिसमें से 45,000 रुपये की सेल ऐसे आइटम की है जिस पर प्रॉफिट नहीं कमाया गया,
क्या हुआ, लॉस। यानी प्रॉफिट वाली सेल्स तो 12 लाख रुपए रही होगी बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रश्न में अपने से क्या मांगा था, क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगा था क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मांगा था इसने अपने से। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, वह माल जो हमने खरीदा तो सही लेकिन वो बिक नहीं सका, उसे ही क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। पक्का बेटा। मैं कहूँ कि मेरे पास कुल मिलाकर माल कितने रुपए का था, बताइए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा होगा। आपके पास दो ही तरीका है, चलिए सर गोदाम में चलते हैं, काउंट कर लाते हैं। मैंने कहा नहीं, गोदाम में तो नहीं चलेंगे अपन, तुम तो मुझे बताओ कितने का होगा। तो तुम क्या बोलोगे, कितने का बेच दिया, यही बोलोगे ना। सर इसमें से आपने जो माल बेच दिया वो लेस कर दो सर, शेष बचा हुआ माल ही आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। पक्का बेटे। अब इस प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। प्रश्न में अपने पास पहले से ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ही है, प्लस परचेज किया हुआ माल दिया हुआ ही है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग खर्च की लागत गिवन है बेटा। इन तीनों को यदि जोड़ लें तो हमारे पास बेचने योग्य माल की टोटल राशि निकल कर आ जाएगी, और मैं इसमें से बिके हुए माल के लागत मूल्य को घटा दूंगा तो शेष बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक होगा ना। पर ये इतना आसान नहीं। क्यों, मैं बिके हुए माल का लागत मूल्य ज्ञात कैसे करूंगा बेटा, जीपी का फॉर्मूला बोलिए जरा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ। पक्का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, जीपी, है ना बेटा। सेल्स तो है 12,45,000, लेकिन क्या मैं ये 20% की दर पूरी पूरी 12,45 पे लागू कर सकता हूँ क्या, क्योंकि इस 12,45 में नॉर्मल सेल्स भी है और एबनॉर्मल सेल्स भी। बात समझ में आ गई। इसलिए पहले मुझे नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालनी पड़ेगी। क्या बोला मैं, अवेलेबल फॉर सेल मतलब इतना पड़ा हुआ है। टोटल नॉर्मल बोला है मैंने, टोटल गुड्स बोला है, नॉर्मल गुड्स बोला। 1,42,500 टोटल का पार्ट है, लेकिन 1,42,500 में 32,500 तो एबनॉर्मल था कि नहीं था। तो मैं 1,42,500 में से एबनॉर्मल हटा दूंगा, 32,500 नॉर्मल आ जाएगा। कैलकुलेटर काम में लो बेटे। 1,42,500 में से 32,500 हटा दो, ये नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक आएगा। लाइन टू लाइन बोलिए क्या आएगा ये, वापस बोलो, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। देखो बेटा 7,62,500 प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलो 1,50,000। अच्छा हाँ ना, जवाब देना मेरे को, क्या ये 10,22,500 टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है या टोटल नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। पक्का बेटे। अब मैं टोटल नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से सारे बिके हुए माल की लागत हटाऊं या नॉर्मल बिके हुए, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा टोटल सेल्स देखो 12,45,000 गिवन है बेटा। चूंकि 12,45 में से 45,000 रुपए की सेल ऐसी है जिस पर प्रॉफिट नहीं लॉस था, तो पहले 12,45 में से 45 हटा दिया अपन ने। इतना दिमाग है हमारे में कि 12 लाख बच गया। प्रॉफिट का परसेंटेज विक्रय पर 20% है ना बेटा, 12,45 का लगा सकता हूँ या 12 लाख का 20, 12 लाख का 20% होता है 2,40,000। अच्छा 12 लाख रुपए थी सेलिंग प्राइस और 2,40,000 था लाभ, तो बिके हुए साधारण माल का लागत मूल्य 9,60,000 था ना। 10,22,500 का पड़ा ही था, उसमें से 9,60,500 का 9,60,000 का बेच दिया, माइनस कर दो 9,60,000। हमारे पास 62,500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बच गया कि नहीं बच गया। बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, सिवाय एक छोटी सी बात की। ओपनिंग स्टॉक में दो तरह का माल था, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को हटा दिया तो टोटल माल आ जाएगा नॉर्मल। सेल्स में नॉर्मल भी था एबनॉर्मल भी था, एबनॉर्मल को हटा दिया तो सेल्स कौन सी आ गई, नॉर्मल। प्रॉफिट भी हटा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई नॉर्मल। टोटल नॉर्मल गुड्स में से टोटल नॉर्मल बिके हुए माल को हटा दिया, बचा हुआ माल गुड्स बच गया कि नहीं बचा। बात समझ में आ गई। पक्की कर लें अभी सवाल, लिखो बेटे।
एबनॉर्मल तो बचा ही नहीं ना बेटा, एबनॉर्मल तो बेच दिया अपन ने, कहानी खत्म हो गई उसकी, तो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ही नहीं रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखो स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। मेरे साथ साथ बोलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट का नाम बोले सब, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेट, मतलब अपने को स्टॉक का मूल्य 31 मार्च 2020 का पता करना है। ओपनिंग स्टॉक, क्या टोटल ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को 1,42,500 का है, लेस एबनॉर्मल आइटम है क्या हमारे पास बेटा? एबनॉर्मल आइटम का लागत मूल्य कितना था? अपन ने उसके मूल्य में कमी कितनी कर दी थी, तब जाकर उसका कीमत 32,500 हो गया था। यदि टोटल 1,42,500 था, जिसमें से 32,500 खराब मूल्य का माल शामिल था, तो क्या हमारे पास नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 आ जाएगा क्या बेटा? पक्का? चलो आगे चलते हैं। एड परचेजेस, हमारी साल भर की परचेज कितनी रही? 7,62,500। एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,50,000। अच्छा ये बताओ, माल के लागत मूल्य में, हाँ ना बताना, कभी विक्रय के व्यय, ऑफिस के व्यय, वित्तीय व्यय कभी शामिल होते हैं? ये तो P&L का पार्ट होता है बेटा, बनाए थे ना फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग बनाया था अपन ने। टोटल ये हुआ, ये हुआ बेटा कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स या नॉर्मल गुड्स? पूरा बोलेंगे जो लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका मीनिंग समझ में आया बेटा? 10,22,500। अब इसमें से पूरे बिके हुए माल का विक्रय लेस करूं या सही नॉर्मल बिके माल का लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड? अच्छा COGS कैसे निकलती है? सेल्स माइनस जीपी निकलता है। पर नाटक ये है कि मेरे को प्रश्न में टोटल सेल जो गिवन है, उसमें कुछ मैंने ऐसी सेल की है जो प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। तो टोटल सेल्स तो कितनी है? तो पहले से इसमें से कौन सी सेल हटा दी जाए? क्या अपने पास बची हुई सेल्स नॉर्मल सेल कहलाई जाएगी? और अब हम बड़ी आराम से, मतलब अपने को किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होगा 20% 12 लाख पे लगाते हुए, क्योंकि 12 लाख कौन सी सेल्स थी? प्रॉफिट मेकिंग सेल्स थी। लेस क्या बेटा?
बेटा साफ साफ लिखा है ना, इस लाइन को छोड़कर हम लोग विक्रय पर 20% प्रॉफिट कमाते हैं। बोला है ना, बारिंग दिस ट्रांजेक्शन टू दिस आइटम, इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर अपन ने जो माल कमाया है वो किसके ऊपर कमा, प्रॉफिट कमाया। तो अपन ने टोटल सेल्स कितनी थी, 1245, हटा दिया ना 20%, कितना। तो जो नॉर्मल माल बिका था उसका लागत मूल्य कितना था बेटे, 9,60,000। अच्छा आपके पास माल था 10,22,500 का, उसमें से बेच कितने का दिया, 9,60,000, तो बच कितना गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। यही अपने को चाहिए, ये चाहिए था ना बेटा, आया समझ। एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा का ऐसा ही, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, या थोड़ा कम समय है तो आगे कवर हो जाएगा। वैसे था इजी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन पढ़ेंगे। उसको पढ़ने पर अगर अपने को लगता है कि ये प्रश्न वैसा का वैसा है तो फिर अपन फटाफट कर देंगे इसको। पढ़िए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। अपने को स्टॉक का वैल्यू कौन सी तारीख को पता करना है, ठीक है बेटा। वैल्यू था ओपनिंग स्टॉक, अच्छा 31 मार्च 2020 क्लोजिंग है, तो अप्रैल 2019 ओपनिंग होगा बेटा, कितने का है, 7,00,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, 34,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अबव पीरियड 7,00,000, और सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 52,20,000, ठीक है बेटा। अब आगे इसने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। अब मैंने क्लोजिंग क्यों बोला, अप्रैल 2019 करंट ईयर का ओपनिंग है, तो 31 मार्च 2019 पिछले वर्ष का क्लोजिंग था बेटा। अ सम ऑफ रुपीज, सम का मतलब होता है मूल्य, 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब कम कर दिया गया, अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 2,00,000। लगभग लगभग वही क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा 2,00,000 के मूल्य में 60 जाके कमी कर दी गई, तो मूल्य कितना रह गया, ठीक है। एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,60,000। बेटा घाटे में बेचा 40,000 के, 2,00,000 का माल कितने बेच रहे हैं, 1,60,000, घाटा ही लग रहा है ना। बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, लेकिन यदि इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25% ऑफ कॉस्ट। लागत का 25%, विक्रय का 20% होता है। शॉर्टकट समझाया हुआ है ना। सेम प्रश्न है बेटा, लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। अब मैं कम बोलूंगा, ज्यादा आप बोलेंगे, देखिए तुमको कितना समझ में आया। स्टेटमेंट बना लिया सबने, बताओ सबसे पहले क्या लिखूं। वेरी गुड बेटे, करेक्ट, लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। क्या ये मुझे प्रश्न के अनुसार 7,00,000 रुपए गिवन है बेटा, लेस कर दो इसमें से। एबनॉर्मल आइटम, बेटा एबनॉर्मल आइटम की लागत मूल्य कितना था, क्या अपन ने इसे 60,000 से घटा दिया था बेटा, तो
तो अब स्टॉक का मूल्य कितना रह गया? तो यदि टोटल 7 लाख था जिसमें से खराब 140 का है, तो नॉर्मल 5,60,000 का बचा होगा। या तो लिख देंगे नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक या लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम। क्या ये 5,60,000 आ गया बेटा? अब इसमें क्या ऐड करेंगे? वेरी गुड। परचेज कितने की है? इसमें क्या ऐड कर दें? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है बेटे 7 लाख रुपए की। ये टोटल कॉस्ट है या नॉर्मल कॉस्ट है? हेडिंग क्या बोलेंगे इसकी? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स। बेटा अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कि बिकने के लिए इतने रुपए का माल उपलब्ध था। 47,20,000 पक्का? 47,20,000। नाउ लेस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या अपने को टोटल सेल्स 52,20,000 गिवन है बेटा? इसमें से पहले कौन सी सेल्स लेस करते हैं? क्या प्रश्न में एबनॉर्मल सेल 1,60,000 रुपए की गिवन है? एबनॉर्मल सेल बताओ, नॉर्मल सेल बताओ कितने आ गए? 50,60,000। अब हम इसमें से जीपी निकाल सकते हैं बेटा? देखो कैसे जीपी कैसे लिखूंगा। कॉस्ट या फिर मतलब मैं सीधे ही 20% लगाऊंगा तो 50,60,000 का लगा सकता हूँ, वरना मुझे पहले लागत को 100 मानना पड़ेगा, उसमें 25% जोड़ने पड़ेंगे, तो विक्रय मूल्य 125 के बराबर बनेगा। फिर 50,60,000 बटे 125 गुणा 25 करूंगा, तब जाके प्रॉफिट की राशि आएगी। अब अपन बड़े बच्चे हो गए ना बेटे, अब अपन शॉर्टकट्स अपना सकते हैं ना। 50,60,000 का 20% बोले तो 10,12,000। बताइए। 40,48,000। अच्छा 47,20,000 कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, उसमें से 40,48,000 कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस कर दें तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा 6,72,000। आई बेटे बात समझ? वेरी गुड। पहले बताओ इंटरेस्टिंग था टॉपिक? 2 सवाल हैं, घर जाके दोबारा कीजिएगा, कोई डाउट आए तो कल आते ही पूछ लेना, बाकी मुझे लगता है कोई डाउट आएगा नहीं, आए तो भी पूछ लेना, ठीक है? अब हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें लिखना नहीं है, 5 मिनट मेरी बात समझ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर कल से प्रश्न करेंगे इस टॉपिक के। बेटे अंतिम खाते कब बनते हैं?
31 मार्च 2020 को बनते हैं क्या बेटे? अच्छा, मेरा मेरा साल 19-20 है। अब बताइए कब बनाऊंगा? देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोलिए। कम से कम 10 बार सोचो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। लेखांकन वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, जो समाप्त होगा 31 मार्च 2020 को। 1 अप्रैल 2021 को नया वर्ष हो जाएगा। मैं मेरे 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुए और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के अंतिम खाते बनाऊंगा कब? मैं कब बनाऊंगा? देखो, इसने एक जवाब दिया, या तो 31 मार्च से पहले या 31 मार्च के बाद। पहले क्या आप ये मानते हैं कि अंतिम खाते 31 मार्च से पहले बनाए जा सकते हैं? बेटा, जब 31 मार्च से पहले कैसे बनाऊंगा दोस्त? तेरा कोर्स ही खत्म नहीं, तेरा कोर्स ही खत्म नहीं होगा और मैं तेरा एग्जाम ले लूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो, ये बात देखो, कोशिश करने से आ रहा है ना बेटा। गलत बोल दिया, इसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हमने कोशिश करी है। ध्यान रखिएगा। तेरे डायलॉग मस्त मारा मैंने यार, है ना? नहीं, बस बस बेटा, अरे अरे बस, अरे चलिए वापस है। हम लोग ने कोशिश करी कि यार हम अंतिम खाते कब बनाएंगे यार? 31 मार्च से पहले। तो अपने को दिमाग में लगाने, यार अंतिम खाते बना हम लोग बना नहीं सकते, 31 मार्च से पहले बना ही नहीं सकते। जब तक 31 मार्च तक के सभी लेन देनों का लेखा नहीं हो जाता कैसे बना सकते हैं? पहले का तो कहानी खत्म हो गई। अब आई दो, या तो 31 मार्च 2020 को या 31 मार्च 2020 निकल जाने के बाद। अब किसका दिमाग ये कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को? इस बच्चे का कहना है 31 मार्च 2000। तेरा भी ये कहना है 31 मार्च, तुम्हारा भी ये कहना है। अब धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। पहले देख रहे थे कि मैं अकेला तो नहीं हूं ना। अच्छा, 31 मार्च 2020 के बाद बनेंगे। हाथ खड़े कीजिए। 31 मार्च 2020 के बाद बनेंगे सर। आप सबका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 31 मार्च 2020 को कैसे बनेंगे? आज आपका कोर्स खत्म हुआ है। आज आज ही एग्जाम देने जाओगे क्या? अरे पहले घर जाके रिवाइज करोगे कि नहीं करोगे? फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे कि तब जाके दोगे ना? आप सुनिए, मिथ्या है आपके दिमाग में, क्योंकि हम जनरली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बोल, लेकिन आपने फॉर द ईयर पे ध्यान नहीं दिया, खाली उस 31 मार्च पे ध्यान दिया। ये जो ट्रेडिंग और पीएनडल बनाया जा रहा है, ये उस अवधि के लिए बनाया जा रहा है जो अवधि कौन से दिन को समाप्त हो गई थी? 31 मार्च 2020। बेटे चिट्ठा आप 31 मार्च 2020 को बना दोगे? कोई ताकत नहीं है जो 31 मार्च 2020 को बना दे। अरे जब तक 31 मार्च 2020 तक ये लेन देन नहीं कर लोगे, अंतिम स्कंद का कैलकुलेशन नहीं कर लोगे, ऑडिटिंग नहीं करा लोगे, अकाउंटिंग ढंग से चेक नहीं कर लोगे, तब तक क्या अपनी ट्रेडिंग और पेंडल बैलेंस शीट बना सकते हो क्या? अरे बात समझ में आ गई? पक्का? तो अंतिम खाते 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि इस ट्रेडिंग अकाउंट में अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के दौरान की गई परचेज ही लिखी गई है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के दौरान की हुई सेल्स को ही लिखा गया है, क्योंकि माल तो 31 मार्च को भी खरीदा होगा और अगले दिन 1 अप्रैल को भी खरीदा होगा। टेल मी यस और नो। जो भी पीएनडल में सैलरी, रेंट सब कुछ डाला गया है वो कौन सी अवधि के हैं? अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। बात समझ में आ गई? तो ये ऑन नहीं बनते बेटे, उस अवधि के लिए बनाए जाते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे अभी पिछला लेखांकन वर्ष 2021-22 निकला होगा, बोलिए बेटा। अब हम कौन से साल में आ गए हैं? 2022 और 2023। बेटा मैंने इस वर्ष में भी आमदनी कमाई होगी ना? 31 मार्च 2022 तक, इस डेट से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के दौरान जो मैंने इनकम कमाई है, उस इनकम का टैक्स मैं इस वाले ईयर में दूंगा कि नहीं दूंगा? हालांकि आप लोग पढ़ेंगे इंटर में
टैक्सेशन सब्जेक्ट में, इस वाले पीरियड में दूंगा। आपको पता है इस अवधि के दौरान कमाई गई इनकम के टैक्स की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है बेटा। तो क्या 31 मार्च 2022 को ही मैं अपनी टोटल इनकम पता कर लूँगा? अरे नहीं, मेरे को सारी इनकम्स को एक बार चेक करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेरी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उस इनकम को कंसिडर करेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स नहीं लगेगा, तुमने पहले टीडीएस कितना जमा करवा दिया, तुम्हारा टीडीएस जमा हो चुका है या नहीं हो चुका, उन सभी की जानकारी ले लाने के पश्चात ही जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो किसको जमा कराई जाएगी? गवर्नमेंट को। बात समझ में आ गई? तो क्या 31 मार्च के दिन मित्तल कॉमर्स क्लासेस से 31 मार्च 2020 से निकल कर मैं सीधे इनकम टैक्स ऑफिस में चला जाऊँ? लो साहब टैक्स, ऐसा होएगा? ऐसा होता है कभी भी? हो ही नहीं सकता। बोले गिर जाओ, पहले गिर जाओ, अपने पहले इनकम टैक्स पता करो कि तुमने इनकम कमाई कितनी है, पहले अपना प्रॉफिट और लॉस बनाओ, देखो तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या। आ गई बात समझ? और सबसे बड़ी बात, नालायक को थोड़ा सा भी नहीं सोचा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता है? क्या तुम एक ही दिन में गोदाम में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था पता कर लोगे? कैसे कर पाओगे? तो हमने घर में जाकर कितने नकद पड़े हैं वो एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। कितना पड़ा है, हर घर की एक एक दीवार, एक एक अलमारी चेक करनी पड़ेगी, तब जाके एक एक रुपए का एक एक सिक्का भी अगर बच गया तो वो तुम्हारा कैश का पार्ट था कि नहीं था? क्या ये काम एक दिन में संभव है क्या? इस काम को करने के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? अब और बोलूं या तुम कन्विंस हो गए हो? कि आप तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? वो 31 मार्च का लिखेंगे ना बेटा, मैंने पूरा ही नहीं किया टॉपिक। इसी टॉपिक के बारे में तो चर्चा हुई है। ये मेरा प्रश्न तो यही नहीं था एक्चुअली कि अंतिम खाते कब बनते, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित प्रश्न था ये, कि हम लोग अंतिम खाते बाद में बनाते हैं ना कि पहले। लेकिन कौन सी अवधि के लिए बनाते हैं? 31 मार्च, जो साल खत्म हो रहा है फलानी तारीख को, उसके अवधि के लिए बनाते हैं। अब ये प्रश्न आया कहां से? आपको सेल ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर याद है? हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी, क्लोजिंग स्टॉक लिखा था 60,000 रुपए। एक्स वाई वाला प्रश्न ध्यान हो तो 7,000 4,000 कुछ प्रश्न था, कोई बात नहीं। इसमें ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपए का गिवन था। ऐसे भूल गए बेटा, भूल गए, अपने कोर्स का ही पार्ट था बेटे ये, अपन ने अपने इस चैप्टर में ही पढ़ा था। ये देखो, बताओ आया कुछ ध्यान? ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000 आया। और अपन ने इसमें बैलेंस शीट बनाई थी, देखिए कुछ याद आया होगा आपको। अपन ने इसमें इन्वेंट्री विद कस्टमर, और बेटा मैंने ही तो पढ़ाया था, आप ही ने पढ़ा था, इसी कक्षा में पढ़ा था बेटे, इधर देखते हुए पढ़ा था आपने, याद है? अपन ऐसे ही क्या भूल गए क्या आप लोग? भूल गए, अब याद आ गया। आप ये बताइए, ये स्टॉक होता है फिजिकल स्टॉक, ये तो होता है ऐसा स्टॉक जो हमारा है और हमारे पास पड़ा है। ये 5,600 का स्टॉक ऐसा है जो है हमारा लेकिन हमारे पास नहीं पड़ा। तो अपन लोग को टोटल स्टॉक पूछेगा तो केवल ये बोलेंगे चल आजा गोडाउन में, आजा चल चेक कर ले कितना पड़ा है। यही होगा क्या? वो भी तो होगा जो हमारा है लेकिन हमारा नहीं, हमारे पास नहीं पड़ा, किसी और के पास पड़ा है, तो वो भी तो जोड़ेंगे ना। ये है टोटल स्टॉक। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ये वाला स्टॉक 60,000। क्या ये काम एक दिन में संभव है बेटा? गोडाउन में जाकर चेकिंग कर सकते हो कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है गोडाउन में। डीमार्ट के बारे में सोचिए, बिग बाजार के बारे में सोचिए, अरे अपनी कॉलोनी में जो शॉपकीपर सामान बेच रहे हैं किराने का, उनके बारे में सोचिए। एक दिन में कर सकते हैं क्या? बात समझ में आ गई? तो इस काम को करने के लिए आपको समय चाहिए होता है ना बेटा। अब यह स्टॉक की गणना व्यापारी जब करने जाएगा तो उसे दुकान क्या करनी पड़ती है? साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द क्वांटिटी या स्टॉक के अनुसार दुकान उतने दिन बंद करनी पड़ती है जब तक कि वो स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग शुरू नहीं हो जाती। ओके बेटे, दुकान बंद करने से व्यापारी को सेल्स का नुकसान होता है कि नहीं होता है? पक्का। पटाखों की सेल्स सबसे ज्यादा कब होती है? नहीं रे, रक्षाबंधन पे। अच्छा गलत बोल दिया क्या मैंने? कब होती है? दिवाली पे या उससे पहले। अगर कोई पटाखे बेचने वाला व्यक्ति बोले पटाखे बाद में बेचूंगा, पहले देखूंगा कि मुर्गा छाप बम कितने पड़े हैं,
अनार कितने पड़े हैं, ऐसा इससे पहले करेगा तो लोग उसे बेवकूफ़ बोलेंगे ना। अरे तेरा धंधे का टाइम है भाई, तू दुकान खोल के बैठा है, पहले पटा के बेच ले, बाद में दिवाली निकल जाए बाद में काउंट कर लेना कि कितने बम पड़े कितने नहीं पड़े। अरे बात समझ में आ गई क्या? उसी प्रकार से कोई व्यापारी जिसका कि अकाउंटिंग, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, मजाक मजाक में इंपॉर्टेंट बात चली, ध्यान सुनिएगा। कोई व्यापारी का अकाउंटिंग ईयर खत्म कौन सी डेट को हो रहा है? मान लो वह व्यापारी का मार्च में व्यापार बहुत जबरदस्त पीक पर रहता है, जबरदस्त सेल्स होती है मार्च में उसकी, एक दिन में दुकान बंद करने का रिस्क लेगा क्या? तो बोलेगा छोड़ो जी, पहले माल बेच लो बाद में देख लेंगे। दिवाली का सीजन जैसे ही चला जाता है, अगले दिन बाजार में जो रौनक हुआ करती थी एकदम डाउन हो जाती है ना, उस दिन ज्यादा सेल्स नहीं हो। अब अगर आप दुकान बंद करके काउंट कर लो कितना कोलगेट है, कितना पेप्सोडेंट है, कितनी ब्रश है, कितने दंतमंजन है, ये सब आपको समय लगेगा लेकिन आपको डर नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान कस्टमर दुकान पे ज़्यादा आ ही नहीं रहा। अंडरस्टूड? आपने ये काम अगर कौन सी डेट को पूरा कर लिया, 10 अप्रैल, कौन सी डेट को पूरा अप्रैल में, तो भी चलेगा। बट एक समस्या है, आपको इन्वेंट्री तो कौन सी डेट की चाहिए थी, आपने पता कब की कर ली? तो इसमें तो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के भी लेन देन शामिल हो गए। मतलब इन दिनों में खरीदा हुआ माल जोड़ा जा चुका है, इन दिनों में बिका हुआ माल घटाया जा चुका है। और ये जो जोड़ा जा चुका है उसे क्या कर दो, घटा दो, जो जो माइनस हो चुका है उसे प्लस कर दो। ये माल यहाँ से उठकर इस डेट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई बात समझ? या मान लीजिए किसी का व्यापारी का व्यापार मार्च में ज़्यादा बिजनेस नहीं करता, वो मार्च में भी अपना बिजनेस क्या कर सकता है, 2-3 दिन बंद करके भी स्टॉक की काउंटिंग कर सकता है ना। मान लीजिए इसने अपनी स्टॉक की काउंटिंग कौन सी डेट को कर डाली, 25 मार्च। कब कर डाली? 25 मार्च। क्या उसे इन्वेंट्री 25 मार्च की चाहिए थी? बैलेंस शीट में और 31 मार्च का दिखाएगा ना, ये वाला दिखाएगा क्या? लेकिन इस दिन जो स्टॉक आया इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो और माल आएगा वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, जो माल चला जाएगा उसे माइनस कर देगा। स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा क्या? अब इस वाली बात को समझाने के लिए मैंने पहले पूछा था कि अंतिम खाते क्या 31 तारीख को बनते? अरे नहीं बन सकते जब तक इन्वेंट्री की क्या नहीं कर लोगे, काउंटिंग। क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के सीआर में आ पाएगा क्या? और क्या वो स्टॉक एक दिन में पता करना संभव है? अंतिम खाते बनते तो बाद में ही। अंडरस्टूड? व्यापारी अपने हिसाब से एक बार गोडाउन में जाकर रखे हुए माल का फिजिकल काउंटिंग कर लेता है। ये काउंटिंग 31 मार्च से पहले भी की जा सकती है और बाद में। फर्क इतना सा है, अगर पहले करें तो जिस दिन को करें उस दिन का स्टॉक आ चुका आपके पास। अब यहाँ से लेकर जब तक अंतिम खाते बनाने की डेट नहीं आएगी उस दिनों में जो माल खरीदा होगा उसे प्लस कर देना, जो माल बेचा होगा उसे माइनस कर देना। किसका वैल्यू आ जाएगा? 31 मार्च। आई बेटे बात समझ? और अगर किसी कारण से इस डेट का ना पता करते हुए आगे का पता कर लिया, सीधा चलें कि उल्टा चलें? जो माल आ चुका है प्लस हो चुका है उसे माइनस, जो माल बेचा जा चुका है माइनस हो चुका है उसे प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का सीधे का उल्टा। बात समझ में आ गई? पक्की पक्की बात समझ में आ गई? कल जब मिलेंगे तो इसी से संबंधित प्रश्न करेंगे। एक बार तरोताजा है टॉपिक, इसलिए एक बार ये प्रश्न दिखा देता हूं, एक सेकंड खाली देख लो, करेंगे कल, है ना। ये देखिए, अ ट्रेडर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च। इसके अंतिम खाते बनने कौन सी अवधि के लिए चाहिए? 31 मार्च। ऑन नहीं बेटा, ये भले ही ऑन बोलते हो, बनते 31 मार्च के बाद में। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न, ये बीमार हो गया हो, घर में कोई फैमिली फंक्शन हुआ हो, या इसके व्यापार में ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था दुकान बंद करने का। नो इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है इन्वेंट्री की गणना कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। जो स्टॉक इसको कब पता करना चाहिए था वो ये कब पता कर सकता? आगे बढ़ गया क्या ये? इसको उल्टा चलना पड़ेगा क्या? ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू ₹5 लाख। बेटा ये 5 लाख हमें 31 तारीख की गिवन है कि 15 तारीख की? हमें चाहिए कब की? गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ नहीं। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में खरीदा हुआ माल घटा देंगे, बेचा हुआ माल जोड़ देंगे। देखो नीचे सेल्स दी हुई है, ये घटाई जा चुकी होगी,
इसे प्लस कर देंगे। नीचे देखो परचेजेस जोड़ी जा चुकी है, इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ चुका था, प्लस हो चुका था, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस 5 लाख में कुछ प्लस कुछ माइनस, आंसर 31 मार्च 2020 का स्टॉक आ जाएगा क्या? स्टार्ट कितने से किया था? और कल जब हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7,69,607। जो भी कुछ था वो, आज टॉपिक थोड़ी सिखा रहा हूँ, आज तो मैंने खाली ऊपर ऊपर की चर्चा करी है, कल डिस्कशन करेंगे। ओके बेटे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मंजी। आप सिर्फ मेरी बात सुन लिया करो ध्यान से, सुन रहे हो ना बेटे? मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ वो सिर्फ माहौल थोड़ा इजी करने के लिए है, कॉन्सेप्ट सुना करो मैं जो बोल रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा बेटा, है ना?